वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने इकाई मान से संबंधित प्रश्न बनाए थे। आज के क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न बनाएंगे। देखिएगा, हर एक क्लास में हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो होंगे उन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, उनका व्याख्या करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा सिद्धांत को समझेंगे। जितने बार हम सिद्धांत को समझेंगे उतनी तरीके से हम प्रश्न को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। गणित जो है तर्कों पर चलता है। आपके एक दो क्वेश्चन को बना लेने से गणित बन जाएगा ऐसा नहीं है। यदि आप जो है उनके सिद्धांतों को नहीं समझते, उनके गुणधर्मों को नहीं समझते, तो हमेशा आपके लिए गणित एक चुनौती का विषय रहेगा। गणित बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आपके दिमाग में बचपन में डाल दिया जाता है गणित कठिन है करके, इसलिए कठिन हो जाता है, वरना इससे सुंदर कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बच्चों, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल से लगातार हायर मैथमेटिक्स में बच्चों को पढ़ाया है मैंने। बड़े बड़े थ्योरम्स हमने कवर किया है। जबकि ऐसे जो प्रश्न अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये जन साधारण में आए प्रश्न कह सकते हो, हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को बनाने में बहुत मजा आता है। आप सभी जो है देखिएगा, आपको प्रश्न बनाने में मजा आएगा। और मैंने प्रश्न पहले से लिखा हुआ है। क्यों प्रश्न लिखा है? ताकि हम क्लास के ये जो चल रहा है इसकी रोचकता बना के रखें, आप सभी का जो है दिल लगा रहे और मजा आए आपको क्वेश्चन बनाने में, आपको इंटरेस्ट आए कि देखिए जितने भी प्रश्न हम बना रहे हैं वो किसी जो है किसी परीक्षा में पूछा गया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम जो है इतना ही जानते हैं। आपको जितना भी प्रश्न पूछना है आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और ये जो भी प्रश्न उठाए हैं ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन हैं। और हम जो है सीजीपीएससी, व्यापम, सीटेट सभी प्रश्नों को मिला कर देखो, एक टॉपिक और उसके प्रश्नों को देखो, उस प्रश्न की संख्या को देखो, अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते जाएंगे। यदि आपके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी गणित के सवालों को हल करने में। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करते हैं। मैं चाहूंगा कि सामान्य बातों को याद रखें, है ना। जिन प्रश्नों को हम बनाएंगे उनके डेफिनेशंस कम से कम थोड़े बहुत पता हो, है ना। मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। मैं चाहता क्या हूं आपसे, मैं बस इतना चाहता हूं जो भी पढ़ाई करते हैं सिस्टमेटिक होना चाहिए। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखने से ये जो बनता है, यही प्रक्रिया, यही जो कॉन्सेप्ट है, वही तो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मतलब कोई संख्या है उसको अभाज्य संख्या में तोड़ देना। जैसे कि 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 6 नहीं बोलना है, 3 गुणित क्या हो जाएगा, एक बार और 2 बोल सकते हो। तो 2 को आप पहले लिख दो, 2 हमारे पास 2 बार आ जाएंगे, 2 गुणित 2। तो देखो ये अभाज्य संख्या है ना। और ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से अभाज्य संख्या के रूप में हर एक संख्या को लिखा जा सकता है यदि वह क्या है, कंपोजिट नंबर है, वह संयुक्त संख्या है, तब की बात है ना। जैसे कि 6 को लिख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा है, देखो 6 क्या है, 6 को लिख सकते हैं 2 अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में, 2 गुणित 3, यही तो अभाज्य गुणनखंड है। इसी को तो हमको बताना था। बस आपको परिभाषा याद हो या ना हो, लेकिन सेंस याद रहे, बहुत अच्छी बात है। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 5 करके लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बता दिया। 100 को कैसे लिख सकते हैं। अब ये इतना ही प्राइम नंबर इस्तेमाल किया जाएगा और कोई प्राइम नंबर और यूज नहीं करेंगे हम लोग, नाम ही है प्राइम फैक्टर। और ये जो है 1000 को लिखने का तरीका है और कोई तरीका नहीं है बनाने का। अब कोई बच्चा सोच लेगा कि भाई मैं तो जो है 10 गुणित क्या लिख दूं, जैसे कि 10 गुणित 10 लिख दूं, फिर एक बार 10 लिख दूं, तो ये जो है प्राइम नंबर के रूप में है, सोच लेगा। ये प्राइम नंबर नहीं है, केवल उसका गुणनखंड है। आप बिल्कुल उसको सही नहीं ठहरा सकते। ये सही है क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टर में चाहिए प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर है, भले वो 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार, फर्क नहीं पड़ता। प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर ही आते हैं। ये भी किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। लेकिन जो है यह गुणनखंडन नहीं है, गुणनखंड नहीं किया आपने, गुणनखंड ये है ना। बात समझ आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। सामान्य गुणनखंड निकालने का तरीका भी आप जानते होंगे। किसी संख्या को आप क्या करते हो, जैसे कि ये 12 था, 18 था, आप कोई संख्या ले लो, है ना। यहाँ पर मैं हल करने के लिए जगह रखता हूँ और क्वेश्चन को मैं लिख के रखता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को बता सकें, आपको समझा सकें। 18 मेरे पास एक प्रश्न है, एक संख्या है। अब इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है तो सबसे पहले छोटे नंबर को हम लिखते हैं, जैसे कि 2 हो गया तो 2 निया 18। फिर
इसके बाद कोई प्राइम नंबर आता है तो उसको लिखते हैं। ये जो है बहुत छोटी स्तर का गणित है कहा जा सकता है, लेकिन इससे बनने वाले जो सवाल होंगे वो ऐसा नहीं होगा। ये जो है दूसरी तीसरी के बच्चों को, चौथी पांचवी के बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको ऐसा प्रश्न थोड़ी ना पूछेगा। आपको इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट बनेंगे जिसे हमने यहाँ लिख रखा है उसका प्रश्न पूछेगा, है ना। तो देखिएगा प्रश्न बनाने के लिए इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप मेरे लक्ष्य को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, इस बात को आप बखूबी समझ रहे होंगे। देखिएगा गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये तो गुणनखंडन समझ आ गया, गुणनखंड क्या है समझ आ गया। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या अलग होती है। यहाँ पर गुणनखंडन किए हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या की जो संख्या है, जैसे कि 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 5 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो 6 क्या है, 6 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। मैंने जबकि नीचे में गुणनखंडों की संख्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं, ओनली फैक्टर। तो फैक्टर की संख्या के बहुत सारे हो सकते हैं और वो अपने आप में कई बार चुनौती बन जाता है अगर बेसिक चीजें नहीं जानते हैं तो। प्रश्न का उत्तर समझिएगा। और एक प्रश्न यहाँ नीचे में हमने लिख रखा है, ये जो है CGPSC है ना, PSC 2014 का प्रश्न है, ठीक है। देख लेंगे हम लोग और एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा है जो इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर बताया आपको, लेकिन किसी विद्यार्थी को ये बात नहीं पता गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इनमें अंतर है। ये अगर नहीं बताएगा वो बच्चा सोचेगा 6 कैसे आएगा, 6 कहाँ पर है। जैसे कि 1000 को लिख देगा, 1000 में कितने गुणनखंड है पूछेगा तो वो अलग है, और अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो भी वो अलग है। अभी मैंने कहा ना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 है, और गुणनखंडों की संख्या का सूत्र कुछ इस प्रकार से होती है। मान लेते हैं कोई संख्या के गुणनखंड है, A उसका गुणनखंड है, B गुणनखंड है, C गुणनखंड है। मान लो एक संख्या है, एक संख्या की A और B और C, ये 3 प्रकार के गुणनखंड हैं। और हमने ये नहीं कहा कि A कितना बार आया, हमने बता दिया नीचे में M बार आया है, B N बार आया है, और C कितना बार आया है, C जो है P बार आया है करके। ये उसकी रिपीटेशंस है। जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो मैं जो है इस संख्या के लिए यहाँ मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और समझाने के लिए। 2 जो है गुणनखंड है किसका, 1000 का, और वो कितना बार आया है, 3 बार आया है। कितना बार आया है, 3 बार। A संख्या है वही A है, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ M की जगह वो जो है वो कितना है, वो M है, ये M है ना, 3 की जगह M है। तो एक संख्या ये हमें मिल गया। उसी प्रकार से जैसे कि 5 एक संख्या है जो कि गुणनखंड के रूप में है ना, अभाज्य संख्या है, वो कितना बार आया है, ये भी 3 बार आया है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, जितने भी गुणनखंड होंगे वो कितना बार आया है उसको पकड़ना है और इसमें 1 बढ़ा के लिखना है, और आगे जितने भी गुणनखंड होंगे उनको 1 बढ़ा के, संख्या को बढ़ा के आपस में गुणा करना है। M बार आएगा तो +1 करना है, N बार आएगा कोई दूसरा तो +1 करना है, तीसरा भी आएगा तो +1 करना है, चौथा भी आएगा तो कितनी बार आया है उसको +1 करना है, और सबको मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा उदाहरण स्वरूप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ये 100 के अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा हमें, मान लो गुणनखंडों की संख्या पूछा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो कितना है, 6, यहाँ पर आंसर लिख दूंगा मैं, है ना, वहाँ दिख रहा है। लेकिन गुणनखंड की संख्या क्या है पूछेगा, दोनों में अंतर है, मैं बार बार बता रहा हूँ। गुणनखंड की संख्या बोलेगा तो सब चीज़ उसमें शामिल होता है। जैसे कि मैंने लिखा था ना 10 × 10 × 10, ये क्या है, एक गुणनखंड है उसका, है ना। और लिख सकते हैं हम लोग, ठीक इस प्रकार से बात को समझिएगा। कोई बोल सकता है 2 × 500, तो भी क्या है, ये एक प्रकार का गुणनखंड किया गया है ना। तो ऐसे कितने बार उसको लिखा जा सकता है 1000 को, यह हमारा प्रश्न है। तो वह गुणनखंडों की संख्या है। कितना, देखिए 2 हमारा संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 बार आया है, तो 3 बार आया। मैंने कहा ना कितना बार आएगा उसको लिखना है। 3 बार आया, *1, फिर गुणा, फिर क्या आएगा, दूसरा संख्या, मान लो दूसरा हमारे पास कोई संख्या B है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है ना, जो गुणनखंड में प्राप्त हुआ है। तो पहले गुणनखंड ही निकालते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो कितना लिखेंगे, 5 अभाज्य संख्या है, वो 3 बार आया है, कितना बार आया है उसको देखना है। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। तो बताइए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो 16 तरीके से है ना, या फिर 16 बार हम क्या कर सकते हैं,
गुणनखंड कर सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से, वह गुणनखंड की संख्या 16 होगी 1000 की। समझ आ रहा होगा आप लोग को। स्टूडेंट्स ये तो हो गया गुणनखंडों की संख्या। कभी कभी गुणनखंडों का योग पूछा जाता है ना, जो कि हमें फार्मूला जो है लिखना चाहिए था, हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फार्मूला समझ जाएंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा आप लोग को। हम कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हमने कहा था, हमने निकाल लिया था, ये जो है 100 के गुणनखंड, कितने गुणनखंड आते हैं, 2 और 5 आते हैं। 2 कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं, और 5 कितना बार आता है, 3 बार आता है। और उसमें गुणनखंडों की संख्या भी निकाल के दिखाया था, वो कितना आया था, 16 आया था, हम यहाँ पर जानते हैं। 16 गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6। कैसे, ये जो है 3 बार आया है 2, और ये भी आया है 3 बार, तो 3 3 6 बार जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। याद रखें, नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको पता चलना चाहिए। और ये कुल गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों का योग क्या होता है, गुणनखंडों का योग जो है कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि आपके पास संख्या 2 है, तो उस संख्या 2 को पकड़ना है हमको, और उस 2 संख्या से हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे, और उनको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये है 2, तो 2 की घात लिखना है 0, कितना बार आया है, 3 बार, तो 3 तक जाना है आपको। और यहां पर फिर से थोड़ा मैं जगह बना लेता हूं। 2 की घात 0 है, फिर धन 2 की घात 1, धन 2 की घात क्या करना है हम लोग को, 2, फिर 2 की घात जो है 3। इतना बार आपको लिखना होगा। फिर यहां पर गुणा करना है, 5 को लिखेंगे, 5 की घात कितना है, एक बार 0 करना है, 5 की घात 1 करना है, 5 की घात 2 करना है, और 5 की घात क्या करना है, 3 करना है। अब ये जो भी आएगा उसको हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, है ना, गुणा करके देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिएगा। किसी का घात 0 हो तो क्या आता है, संख्या 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 की घात 2 है, मतलब वो 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ाते हैं, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। 5 की घात 1 मतलब 5, 5 की घात 2 मतलब कितना, 25, और 5 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे, इनको आपस में जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 हो जाएगा, इनको हम जोड़ देते हैं, ये कितना आएगा, इस 25 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, 150, और ये हो जाएगा 55 और 56, 156, ठीक है। इनको हम गुणा करके देखते हैं, और जो भी आएगा वो गुणनखंडों का योग होगा, है ना। देखिए 2 प्रश्न, यहाँ पर एक फार्मूला है गुणनखंडों की संख्या, और ये जो है यहाँ पर फार्मूला अपने अनुसार से लिख लीजिएगा। 0 पावर करना है, फिर आगे जितना संख्या तक होगा उतना तक लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सूत्र भी लिख के समझा देता हूँ, याद रहे करके, वहाँ पर हम बाद में जो है काम कराएंगे, है ना। मिटाकर सूत्र एक बार और लिख दूंगा वहाँ पर, ताकि आप जो है याद रखो चीज़ों को, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, वही गुणनखंडों का योग होगा। आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूँ मैं, इसको सिंपल तरीके से यहाँ लिख देता हूँ। 156 लिखा था मैंने, और 15 इधर लिखता हूँ, ताकि मुझे गुणा करना आसान लगे। तो सबसे पहले यहाँ रफ में करना है तो रफ में कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 156 है ना, 156 है, 156 गुणित 15, 5 का गुणा कर लो, 5 6 का हो जाएगा 30, है ना। 3 ऊपर रख लेते हैं हासिल के तौर पर। 5 5 6 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 28 का 8, और ऊपर में हासिल रहेगा 2। 5 एकम 5, 5 2 7, हमने 7 लिख दिया। यहाँ पर कट मट कर देते हैं, वही बचपन वाला चीज़ें। अब 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 और 1, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो 0, और ये हो जाएगा 6 8 14, ठीक है। 14 और 1 हासिल ऊपर जाएगा, 8 5 13, 13 में फिर 1 हासिल इधर आएगा तो हो जाएगा ये। तो 200 क्या है, 2340, 2340 क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देख सकते हैं आप लोग, पहला ही प्रश्न है, 5400 के सभी गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी और गुणनखंडों का योग क्या होगा, यह प्रश्न पूछा गया है और हमारे पास आंसर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी। पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो हम उत्तर बता पाएंगे। और इस प्रश्न के साथ एक प्रश्न आपको हम और देंगे, जिसका उत्तर आप सभी जो है खोजने का प्रयास करना, उसका उत्तर क्या आएगा आप बताना, ठीक है। हमारे पास ये संख्या है 5400, उसका अभाज्य गुणनखंड पहले करके देखते हैं। जगह मुझे ज़्यादा चाहिए होगा तो थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ के लिखता हूँ।
5400 और मैं शुरू में थोड़ा डिवाइड करने का तरीका थोड़ा अलग रखूंगा, इसको बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा ताकि जो है मैं जल्दी डिवाइड कर पाऊं और चीज़ों को पहचान पाऊं, अभाज्य संख्या कैसे कैसे लिखना है करके, है ना। हर बार सोचेगा 2 से करो करके, मुझे ये पसंद नहीं है और आप भी ऐसा मत कीजिएगा। सबसे बड़े नंबर से पहले डिवाइड करने का प्रयास करना, फिर जो आएगा उसको नीचे में फैक्टर के रूप में बना के हम अभाज्य संख्या को ढूंढ निकालेंगे, है ना। जैसे कि ये संख्या 2 से तो जाएगा, हर कोई जानता है। मैं कहूँगा आप इसको 9 से भाग दो पहले, क्योंकि 5 4 9 हो रहा है, 9 से भाग दे सकते हैं, इससे भाग जल्दी जाएगा, जल्दी कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं मैं। 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 9 छक्का 54, ठीक है, 9 छक्का 54। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर हम इसको किससे भाग दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं, तो 6 से भाग दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर इसको किससे भाग दे सकते हैं, 10 से भाग दे सकते हैं, 10 से भाग दे दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 10 ही हो गया, ठीक है। अब फिर मैंने 10 से भाग दे दिया। तो इस प्रकार से देखिएगा, बड़े बड़े संख्या को मैंने ढूंढ निकाला और इन संख्याओं को उनके प्राइम नंबर के रूप में हम क्या करेंगे, लिख देंगे, हमारा आंसर जल्दी आएगा। बात समझिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 5400 बराबर क्या हो जाएगा, अपना अपना मर्जी है, अपने तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने इसको लिख दिया है 10 गुणित 10 करके, तो भी चलेगा, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। मैं इसको कितना तरीके से लिख सकता हूं, 3 गुणित 3 लिख सकता हूं। फिर इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये जो है 6 को लिख सकता हूं, उसको 3 गुणित 2, ये भी ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखें, ये जो हमारा 10 है उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणित, है ना, 2 गुणित 5, है ना। फिर एक हमारे पास 10 है, उसको भी लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित 5, तो हो गया, है ना। तो छोटे छोटे डिवाइड करने में समय लगता है करके मैं फटाफट ये कहना चाहता हूं, समझ रहे होंगे आप लोग। तो टोटल प्राइम नंबर को आप अपने तरीके से सेट कर लीजिएगा। प्राइम नंबर किस प्रकार से हम कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 को पहले लिखना चाहिए, 1 2 3 3 बार आया है ना, ये लिख लिया। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 कितना बार आया है, 3 भी 3 ही बार आया है। और 5 कितना बार आया है, 5 आया है, 2 बार आया है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, अभाज्य गुणनखंड, समझ लीजिए मैं जो कहना चाहता हूं उसको, कितना आएगा, 3 3 6 2 8 बार आया है, 8 बार आया है। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, लेकिन प्रश्न में गुणनखंडों की संख्या पूछी है, न कि अभाज्य गुणनखंड। मैं बार बार बोल रहा हूं, गुणनखंड की संख्या का सूत्र अलग होता है, अभाज्य गुणनखंड तो ऐसे ही निकालते हैं, सिंपल तरीके से वो निकल जाता है ना। अब हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो सूत्र है उस सूत्र का उपयोग करेंगे। 2 एक प्राइम नंबर है, कितना बार आया है, 3 बार आया है ना, अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो सूत्र क्या आएगा, ध्यान से देखें, 2 की घात 0 लिखना है, पहले प्लस करना है, 2 की घात 1 लिखना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है ना। फिर 2 की घात क्या लिखना है आपको, 2 की घात 2 लिखना है, फिर प्लस करना है। और 2 की घात क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है, प्लस करना है। इसी प्रकार से 3 को भी क्या करना है, वही सिलसिला जारी रखेंगे। उसके लिए भी 3 की घात है 0, फिर 3 की घात 1, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये योग करते जाएंगे, 3 की घात 2, जैसे कि पहले मैंने करके दिखाया था। फिर क्या करेंगे, और 3 की घात क्या है, 3, यहाँ तक चलेंगे और आपको फास्ट करना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, 5 की घात 0, फिर 5 की घात कितना, 1, फिर जो है 5 की घात क्या है, ये जो है 5 की घात 2। और इन संख्या को हम पकड़ लेते हैं, क्या आएगा चेक करके देखते हैं। ये तो 15 आएगा, पहले भी हमने निकाल लिया था इसको, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, ठीक है, ओके, हम लिख लेते हैं 15। हम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, क्या गुणनखंडों की योग है, ये तो क्या है, ये योग है। गुणनखंडों की संख्या का सूत्र तो वो होगा, है ना, ठीक है। तो हम योग को ही निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम जो है आंसर को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर गुणनखंडों की योग पहले लिखना है, फिर संख्या बाद में लिखना है, तो आंसर आगे पीछे है, थोड़ा समझ लीजिएगा।
तो क्या होगा 15 गुणित यहाँ निकाल लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, एक है ना। टोटल आप जोड़ के देख लो, है ना, समझ आ रहा होगा। ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 27 होगा और ये कितना होगा 9 होगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, तो हमने लिख दिया 40। फिर क्या करेंगे हम लोग, इनको देख लेते हैं, इसको जोड़ने से कितना आ जाएगा, ये 1 है, ये 5 है और ये क्या है 25 और ये हो जाएगा ये 26, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, 25 और ये 30 और 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 25 5 30, 30 1 31 हो जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा, आगे बढ़ाते हैं आंसर को, है ना, इक्वल ही लिख देता हूँ। इनको पहले हम गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 चौक 60, मतलब 600 हो जाएगा इनका गुणा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 31 का गुणा करेंगे, तो 31 को हम ऐसा 6 से भी गुणा कर सकते हैं, आगे पीछे आप जैसा भी समझ लो, है ना। तो मैं क्या कर दूं, सुविधा के लिए 600 गुणित 31 ना लिखकर मैं क्या लिख देता हूं, ये जो है 31 गुणित 600 लिखता हूं, एक ही मतलब है ना, घबराइएगा नहीं, सिंपल सी बात है। अब हम शून्य जब भी रहता है तो गुणा करने के लिए शून्य उतारते हैं, इस संख्या का ही गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18 और यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो थोड़ा उत्तर को हम लोग जो है आगे पीछे लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा। गुणनखंडों की योग ऐसा है प्रश्न, योग व संख्या ज्ञात करना है, योग व क्या करना है आपको, गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों की, है ना, संख्या है। तो आगे पीछे लिख देता हूं, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, पहले उत्तर को चेक करो थोड़ा सा। गुणनखंडों का योग क्या आया है, आपके पास बहुत सारे आंसर है, 1 2 3 4। अब बताइए ये जो आंसर दिख रहे हैं ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे गुणनखंडों का योग कितना आया है 18,600, है ना, 18,600। तो ये दो आंसर ऐसे ही कट गए। अब ये दो आंसर है, इस दो आंसर में जो है आपका काम इतना से नहीं चलेगा, आपको निकालना पड़ेगा गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। मैं जो है इधर मिटा रहा हूं, है ना, आप स्क्रीनशॉट पहले से लेके रखें, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करना है आप लोग को। अब हम देखते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, यहां पर मैं मिटा देता हूं उत्तर लिखने के लिए। गुणनखंडों की संख्या, यहां पर क्या था, गुणनखंडों का योग, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। आप नोट कर पाओ करके मैं चीजों को लिखता हूं। गुणनखंडों की संख्या का सूत्र क्या था, कोई संख्या कितना बार आया है उसको पहले पहचानना है। देखिए हमारे पास गुणनखंड केवल 3 प्रकार से निकाला था हमने। प्राइम नंबर कितने थे, अभाज्य गुणनखंड में 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है, 2 है और एक 3 है और एक 5 है। ये 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो 3 में 1 बढ़ाना है, कितना बार आया है उसको आपको देखना है ना। ये कितना बार आया है 3, वो भी 3 बार आया है, तो 3 में 1 बढ़ा देना है। 5 कितना बार आया है, 5 आया है 2 बार और उसमें 1 बढ़ा देना है, और इनको आपस में क्या करना है, आपको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, ये हो जाएगा 4 है ना, ये 4 है ना, 3 धन 1 4, 3 धन 1 4, 4 गुणित 4 16 और 16 गुणित क्या हो जाएगा 3 48। आपको आंसर पता चल गया होगा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, ये आंसर है हमारा सी, ठीक है। देखिए बेसिक जब पता ना हो तो कितना दुविधा वाला प्रश्न हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं जब से पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को यही बताता हूं कि आप बेसिक को अपना सही कर लीजिएगा, आपसे हर एक प्रश्न बनेगा। तो स्टूडेंट्स जो आंसर आगे पीछे दिख रहा था उसको मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते बने आप नोट्स बना पाएं, और पीडीएफ में भी चीजें ऐसी ही दिखाई देंगी, है ना। जिनको साथ ही साथ नोट्स बनाना है स्क्रीनशॉट लेकर रखें। इसी क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, है ना, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर बना रहे हैं हम आपके रुझान को बनाए रखने के लिए, आपके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, है ना, इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को साथ में लेकर चल रहे हैं, और विभिन्न प्रश्न और आपको मिलेंगे। जब हमारा ये यूनिट कंप्लीट होने के स्थिति में आएगी तो हम और बहुत सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना, और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, उन अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करो जो 30 की घात में 6 में निहित है ना, किसमें, 30 की घात के 6 में निहित है। तो
तो वो संख्या क्या क्या होंगी देखिएगा। जब भी कोई पावर लिखे रहे, पावर से आपको डरना नहीं है, पावर को आप बाहर में रखो। आपको क्या करना है, अंदर की जो संख्या है उसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ के लिखना है ना। तो यहां पर मैं आंसर जो पुराना है उसको मिटा रहा हूं। आप सभी जो है इसका आंसर देखिएगा किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, है ना। कवर करते हैं, ध्यान से सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देना है, आगे चलना है। साथ ही साथ देखिए, पहली बात, जो संख्या लिखा है अंदर में उसको आपको भाव देना है, घात को बाद में सोचना है, ठीक है। तो 30 की गुणनखंड करना है तो कर लो, जो सामान्य तरीके से आप सीखे हो वैसे ही, है ना। मुझे तो अपने तरीके से करना पसंद है। 15 दूनी 30 बोले, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो। 2 से आप भाग दोगे तो 15 इस प्रकार से, है ना, और फिर 15 लिख दो तो भी चलेगा। मतलब मैं लिखना क्या चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं 30 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 गुणित 5, और क्या है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं। 6 5 6 30, या फिर बोलेंगे 5 3 15, 15 दूनी 30। यही करना था। ये जो है चीज़ों को समझ गए होंगे, अपने तरीके से आप बताइए, चलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ 30 की घात कितना है, 6 है। और प्रश्न क्या पूछा है कि इस संख्या में निहित अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंड बताना था, है ना। अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना था, मतलब वही अभाज्य गुणनखंड बताना है ना। अभाज्य संख्याओं की संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिएगा, कुल मिला के 2 की घात भी 6 हो जाएगी, और 3 की घात भी 6 हो जाएगी, और जो है 5 की घात भी 6 हो जाएगी। तो भाई अभाज्य संख्या 2 कितना बार आया, 6 बार आया। ये कितना बार आया, 6 बार आया। ये कितना बार आया, 6 बार आया, है ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 6 6 6, मतलब 18, है ना। कितना है, 18 बार आया हुआ है अभाज्य संख्या, जिसमें से 2 6 बार आया है, 3 6 बार आया है, और 5 भी 6 बार आया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, है ना। तो बेसिक सही होने से ही हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आप कितना भी कोचिंग कर लो और अलग अलग वीडियोस देख लो, अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो आपको जो है समस्या हो जाएगी। इसलिए बेसिक को ज़्यादा सही करने पर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो PSC ADI 2017 का प्रश्न है। नीचे जो प्रश्न पूछा है वो भी PSC 2014 का है, और नीचे एक प्रश्न और लिख रखे हम लोग, CSPHL, है ना। ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है ना, फुल फॉर्म इसका। ये इसका पेपर जो है 2019 में हुआ है ना। और कई बार प्रश्न पुस्तिका देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस परीक्षा से प्रश्न गणित का बहुत रोचक देखने को मिलता है, नंबर सिस्टम का, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो परीक्षा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। देखिएगा, इस वाले प्रश्न में क्या पूछा है, 4 की घात 9 और 9 की घात 4 और 7 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा ना, मतलब अभाज्य संख्या को कितने तरीके से लिख सकते हैं उसको पूछा ना। हमें पूछता गुणनखंडों की संख्या तो हमें सूत्र लगाना पड़ता, आगे बढ़ना पड़ता, है ना। तो देखिएगा, वापस हम सिंपल इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे प्राइम नंबर में लिख के, और उसके आंसर को चेक करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप जो है बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा अच्छे से। क्या आएगा भाई, 4 की घात 9 मतलब हो जाएगा 2 की घात 2, पहले लिख सकते हो 4 को, मैं लिखता हूँ 4 की घात 9, फिर है 9 की घात 4, फिर 7 की घात क्या है, 4 है। तो मैं 4 को 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, फिर 9, फिर 3 जो है 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 और उसकी घात क्या है, 4, फिर 7 की घात क्या लिख देंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से इस संख्या को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जितने भी लिखे गए हैं सभी प्राइम नंबर है। जब भी आपको इस प्रकार से कोई नंबर दे, आपको प्राइम नंबर में बदलना हो तो प्राइम नंबर में पहले सोचें। अभी पावर दिया था 9 के लिए, तो 9 को पहले प्राइम नंबर बदले, उस पावर को छोड़ो, ऊपर वाले को, हमेशा संख्या पे फोकस करना है आपको। तो देखिएगा इसका क्या मतलब हुआ भाई, 2 गुणित 2 लिखूं तो ठीक है, ऐसे लिखूं तो ठीक है, और 2 कितना बार आएगा, बोलेंगे 1
एक जो 2 है अंदर में वो खुद 2 बार है तो 18 बार आएगा। 9 दूनी 18, घात के ऊपर घात होगा बच्चों। हम जब क्लास और आगे बढ़ेगा तो पढ़ाएंगे आपको घातांक के नियम क्या है, करणी के नियम क्या है, उससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं उनको बताएंगे। घात के ऊपर में घात हो इस प्रकार से तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 की घात 18, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात 8, फिर 7 की घात कितना हो जाएगा 4। आप जो है प्राइम नंबर को देख लो, वो तो 3 थे बेचारे, क्या क्या थे, 2 है, 3 है, 7 है। अब ये कितने बार आए हैं प्राइम नंबर उसको बताना है। यहाँ पर जो है प्रश्न हमारा गलत है, 7 की घात 7 है, मैं चेक कर रहा था, यहाँ देखते ही मुझे समझ आ गया है ना, तो थोड़ा सा गलत था, उसको सही कर लेंगे। 7 की घात 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 18 धन 8 धन 7, कुल मिला के कितने बनेंगे 33, 26 7, 26 7 कितना होता है 33, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल किससे विभाजित होगा। तो इसको चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है। यह प्रश्न कब पूछा गया है, CSPHCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है ना, 2019 में पेपर हुआ था, उसमें जो है प्रश्न पूछा गया था। तो हमें बताना है 4 लगातार संख्या मतलब क्रमगत संख्या। क्रमगत संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि संख्या लिखें 1 2 3 4 क्रमगत संख्या है, 2 3 4 5 लिख दे तो ठीक है। किसी ने कहा कि मुझे लिखना है 8 9 10 और 8 9 और यहाँ पर 10 11, ये क्या है क्रमगत संख्या है। क्रमगत संख्या का अर्थ समझिएगा, लगातार संख्या का अर्थ समझिएगा कि संख्या इस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब एक एक वृद्धि होते हुए संख्या बढ़ते हैं। तो उन संख्या का गुणनफल गुणा करने से वह खाली स्थान के द्वारा विभाजित होता है, किसके द्वारा विभाजित होता है, इसमें से कौन सी संख्या है जो कि क्रमगत संख्या का गुणा जब भी किया जाए उसको डिवाइड कर सकता है। देखिएगा ये शुरू से ही पता चल गया था भाई, क्रमगत संख्या तो कुछ भी हो सकती है, तो बड़ा से बड़ा संख्या को गुणा करोगे, किसी से डिवाइड करोगे समय लगेगा, छोटा संख्या से ही पता चल गया था। इनको आपस में गुणा कर लो और गुणा करके कौन संख्या से डिवाइड होगा उसको चेक करके देखो। ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 आ रहा है मतलब 24 से डिवाइड होगा, ये सामान्य बात है। आप चाहेंगे तो इनको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, गुणा करके देख लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, आप जो है इसको देखो, ये पूरा संख्या जो बनेगा वो हमेशा 24 से डिवाइड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 24 बन रहा है 24, यहाँ पर बन रहा है 24 बन रहा है, तो 24 से डिवाइड होगा। कोई संख्या के अंदर किसी का गुणनखंड मौजूद हो तो उस संख्या से वह भाग जाता है, इसके अंदर 24 बनने की संभावना थी इसलिए 24 से भाग चला गया। और किसी बच्चे ने कहा कि विरोध किया, मान लो है ना, आप जो बता रहे हो सर मैं उसको नहीं मानना चाहता, तो देखिए आप कुछ भी संख्या ले लो, आप कैलकुलेटर में आप संख्या लगातार लो है ना, 4 संख्या लो, उनको गुणा करो और 24 से भाग दो, तो आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, दशमलव में आंसर नहीं आएगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा। इनको भी करना है तो इनको भी करके देख लीजिएगा, देखिएगा मैं क्या करता हूं 8 गुणित 9 गुणित 10 गुणित मैं क्या करता हूं 11, ये 24 से भाग देकर देखता हूं, बिल्कुल 24 से भाग जाएगा, गारंटी से हम बता सकते हैं। तो 24 को ही खुद तोड़ के देखो, 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुणित 2 गुणित या फिर 2 गुणित 3, जो भी बोलना है बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, सही है कि नहीं। 8 या 24, तो ये 8 24 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया ना, तो 24 ये 8 पहले कट जाएगा यहाँ से, फिर ये 3 यहाँ से कटेगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3 गुणित 10 गुणित 11, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये जो है एक संख्या बनेगा। और कोई भी क्रमगत संख्या ले लो, हमेशा वो अगर 4 क्रमगत संख्या लिया तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, हमेशा वो 24 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना, ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है। अगर 3 क्रमगत संख्या है तो हमेशा वो 2 से और 3 से भी डिवाइड होगा, गारंटी है, ये बात भी याद रखें, है ना। अगर 3 क्रमगत संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या किससे डिवाइड होगा, वो 2 से 3 से डिवाइड होता ही रहता है, होता ही चला जाएगा। आप कोई भी 3 संख्या उठा के रख लो, मन में आप संख्या सोच लो और आप जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख लो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है,
देखिए विद्यार्थियों, मैं बोर्ड के सामने ज़्यादा इसलिए नहीं आता हूँ ताकि आपको किसी चीज़ को समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। मैं जो है थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा हट जाता हूँ और जो है इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको दिखे, आपको स्क्रीनशॉट लेते बने। प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, खाली स्थान होती है ना, कितनी होती है हमें बताना है। कितनी होती है वो संख्या जो है बच्चों मैं बताता हूँ, आंसर याद रखेंगे हमेशा। वहाँ मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था कि संख्या के जो गुणनखंड होती हैं वह गुणनखंडों की संख्या हमेशा उस संख्या या उस संख्या से क्या होता है, कम होता है, अधिक नहीं होता, है ना। जैसे कि 6 था, 6 की गुणनखंड की संख्या कितनी है, देखेंगे 2 है ना। तो संख्या से ज्यादा हो पाया क्या, नहीं। अब 10 का भी देख लो आप लोग, है ना, 10 का देखेंगे तो 2 है। अच्छा बराबर कैसे होता है कोई पूछेगा तो देखो भैया, बराबर भी होते हैं। कोई संख्या हम पकड़ लेते हैं और उस संख्या को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं, समझाते हैं और बात को याद रखेंगे। कोई संख्या का गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, यहां पर हमने एक सूत्र बताया था गुणनखंडों की संख्या वाला, याद करो। उस गुणनखंडों की संख्या को निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने 1000 का बताया था, तो 1000 में गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, गुणनखंडों की संख्या आई थी 16। इसमें कितना आया था 5400 में, उसमें आया था गुणनखंडों की संख्या 48, है ना। और कभी कभी देख सकते हो जैसे कि 2 है, इसमें गुणनखंडों की संख्या ढूंढो बोलेगा, 6 में गुणनखंडों की संख्या ढूंढो बोलेगा, है ना। तो बहुत ही आसानी से उत्तर दिख रहा है कि हमेशा संख्या के बराबर हो सकता है या संख्या से कम हो सकता है ना। जैसे कि इस 6 को अभी बताया था ना, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 3। अब भाई इसमें क्या है, कितना बार आया है, गुणनखंडों की संख्या का सूत्र क्या होता है, जो है उसमें 1 बढ़ा के लिखना। कितना बार, तो 2 आया है, एक बार 1 गुणित क्या हो जाएगा, सॉरी 1 धन 1, फिर गुणित क्या लिखेंगे आप लोग, 1 धन 1, ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना आएगा भाई, इनको आप गुणा करके देख लो आपस में, कितना आएगा, 4 आएगा। वैसे ही आप चीजों को याद रखेंगे, कुछ संख्याएं भी आपको मिलेंगी ऐसी जिसमें जो है बराबर हो सकती हैं, ठीक है। जैसे 2 के लिए भी वही होता है, 2 के लिए हमेशा बराबर होंगी, ठीक। तो आंसर हमेशा याद रखना। ये जो है कथन वाला जो प्रश्न होते हैं वह केवल और केवल डेफिनेशंस और उनके मूल सिद्धांतों को समझने से समझ आते हैं। कई बार बच्चे जो है चीज़ों को स्किप कर देते हैं। ये एक लाइन में आंसर दिया जा सकता है, ये जो है परिभाषाओं में भी लिखा रहता है, याद रखेंगे, एक नोट के तौर पर बना के रखना। गुणनखंडों की संख्या संख्या के बराबर या उससे हमेशा कम होती है, ठीक है, ये फैक्ट है, तो याद रखें इसको। हमारा 6वां क्वेश्चन देखिएगा। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़े संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या अलग होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यह पूछा गया है। तो आसानी से इसका भी उत्तर हम देने का प्रयास करें तो देखिएगा क्या आएगा, है ना। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आंसर हम लिख के बताते हैं। क्या है हमारे पास प्रश्न, ध्यान से देखें। 6 अंकों की सबसे बड़े संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आपने तो इसको बचपन में कर लिया था, है ना। वो होगी इस प्रकार से, 9 9 6 बार आप लिखेंगे, ठीक है कि ये जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बात समझ आ रहा होगा। अब इसका गुणनखंड करना है, तो कई बार बच्चे सोचते हैं 3 से करें, 2 से करें। मैं बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 से भी चालू कर सकते हो, बाद में चीज़ों को थोड़ा सुंदर लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, आप जो है 6 बार 1 को लिख दो। आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर गुणनखंड ऐसे कैसे करते हैं बड़े संख्याओं से, हमें तो सिखाया गया है बचपन से छोटे संख्याओं से। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नंबर आएंगे इधर उनको बाद में और तोड़ के लिख देंगे, ये भाग जल्दी चला जाए करके मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। इस संख्या को किससे भाग देना चाहिए, हमें इस संख्या को भाग देना चाहिए किससे, 3 से भी दे सकते हो, आगे 7 से नहीं जाएगा, 11 से भाग दिया जा सकता है। आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं छोटा बड़ा मिक्स करके भी करूंगा तो समझ आ जाएगा, है ना। इस नियम का पालन आप करेंगे तो आपको जो है आसानी होगी। मैं जो है 3 से भाग देता हूं, ठीक है। 3 से भाग दूंगा तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3 तिया 9 9, ठीक है। एक एक संख्या उठाते जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 21, ठीक है। और अब क्या लिखेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये 21 कट गया। जब पूरी तरीके से कट जाता है तो हम क्या करते हैं, शून्य लिख देते हैं, फिर संख्या को उठाते हैं। इतना तक हमने लिखा हुआ है,
फिर हमारे पास एक 11 को नीचे उतार लें या फिर पूरा को उतार लें। फिर क्या करने वाले हम लोग, इसको फिर भाग देंगे तो ये जो आपका 111 है वो 37 बार में जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पर सेम टू सेम, आप कवर करके देख सकते हो। 3 से भाग दो तो क्या मिलेगा, 37 मिलेगा, है ना। सिंपल भाग देना जानते होंगे आप लोग, है ना। तो ये भाग देना आप लोग को लगातार नहीं सिखाएंगे, ये चीजें आप जानते हैं, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे मैं भाग देना सिखाऊंगा तो, है ना। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं। मैं 3 से भाग दिया तो मुझे क्या मिल गया, ये 37 हम जल्दी करने का प्रयास करते हैं, है ना। कभी कभी चीजें स्लो हो जाती हैं, उसके पीछे कारण ये है ज्यादा एक्सप्लेन करने का चक्कर रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको 7 से भाग दे सकता हूं, 7 से भाग दे सकता हूं। 7 से भाग जाएगा क्या, बिल्कुल 7 से भाग जाएगा। 7 से भाग जाने के एक और नियम याद रखिए बच्चों, कैसे, जब कोई संख्या ए बी 0 और ए बी हो, आप कोई भी संख्या अपने मन में उठाकर रखें और उसको भाग देकर देखें 7 से, जो ए बी 0 ए बी के रूप में हो, हमेशा 7 से भाग जाता है। तो 7 के विभाज्यता का नियम में इसको भी ऐड कर लेना। लगातार जब हम कुछ कुछ बताते रहेंगे तो कुछ नियम और आएंगे, तो मैं चीज़ों को समझाता रहूँगा। तो कई कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट शुरू के इंट्रोडक्शन में छूट जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं उनके साथ और चीज़ों को मिलाते रहें। तो दुनिया का कोई भी संख्या ए बी 0 ए बी के रूप में लिखा जाए तो 7 से हमेशा डिवाइड होगा। आप कुछ भी संख्या सोच सकते हो आपके मन में, जैसे कि किसी ने सोचा 41 फिर 0, इस प्रकार से 41, मतलब ये क्या है, 41,000 और क्या है 41 है। तो हमेशा ये 7 से भाग जाएगा। तो 7 से मैं भाग देता हूं, 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, जैसे कि मैंने बताया 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, आप रफ में कर सकते हो फटाफट। ये हो जाएगा 37 है ना। 5 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 7 5 6 35 यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, घटा देंगे तो 2 और ये हो जाएगा 20 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इतना हम समझ सकते हैं। फिर 20 लिखे मतलब हो जाएगा 7 कम 7 7 दूनी 14, फिर घटा देंगे। कभी कभी मैं यहाँ पर माइनस लिखता नहीं हूँ कि मुझे पता है घटा रहा हूँ करके, है ना, तो लिखना कई बार पसंद नहीं करता, फास्ट काम करना है करके। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 आएगा। 6 के बाद हम इसको लिख सकते हैं, ये 0 तो उतार चुके थे, हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो 7 निया 63 होगा, बिल्कुल 7 निया 63 होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये 63 लिख देंगे और 7 को लिखे होते मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, बाद में भाई लिख सकता हूँ मैं। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना, मतलब 5291। तो देखिए भाई संख्या बहुत बड़ी थी, है ना, क्या था, 9,99,999 था। तो हमें समय लगेगा, फटाफट कवर कर सकते हैं, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। मैं संख्या लिख देता हूं, संख्या कितना आ रहा है भाई, 5291 है, ठीक है। फिर इसको किसी संख्या से भाग देना है तो आप जो है सोच लीजिएगा, इनको जोड़कर देख लीजिएगा, विभाज्यता का नियम याद रखेंगे। विभाज्यता के नियम में ये किससे जाएगा, है ना, उसको आप सोच सकते हो, अपने तरीके से कवर करना चाहो तो कर सकते हो। 11 से भाग जा सकता है ना। कैसे पता चला 11 से भाग जाएगा करके, देखिएगा ये सम स्थान और विषम स्थान, है ना, सॉरी इनका वो करेंगे आप लोग। ये विषम स्थान में क्या है 5, फिर क्या है आपका विषम स्थान में कितना है 9, फिर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और फिर क्या है 1। तो ये पूरा आप मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा 14 में आप 3 कम कर देंगे, हमेशा क्या आएगा देखेंगे तो 11 आ रहा है, 11 से भाग जाएगा, हम फटाफट कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 से आप इसको क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। 11 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 11 चौक 44, मतलब 4 तो आएगा, है ना। फटाक से हम इसको भी कवर कर लेते हैं। 5291 हम 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा 44 में हम क्या कर देंगे, ये 52 से 44 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 8, बिल्कुल 8 मिलेगा। 8 में ये 9 नीचे लिख दिए, इसको लिखना तो पूरा को लिख देना। फिर 11 8 88 हो जाएगा, 11 8 88 मतलब 8 लिखेंगे और यहाँ पर 1 आएगा, जो कि ये जो है ना हम घटा रहे हैं इसको, ये हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1 और ये 1 उतार देंगे, 11 एकम 11। तो 481 है ना, 481 बच्चों किस में आता है,
ये जो है 13 से भाग जाता है। 13 का विभाज्य नियम भी आप लोग को दिखा देंगे, याद रखेंगे उसको, बीच में जरूरत पड़ता रहता है। ये 13 से भाग जाएगा, किससे जाएगा? 13 से। और कितना बार में जाएगा अभी देख लेते हैं, 13 से कितना बार में भाग जाएगा। ये जो है 481 है, 13 कम 13 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो 13 तिया 39 आप लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9, 18 बनाएंगे इसको, है ना, 8 को 18 बनाएंगे क्योंकि ये 9 बड़ा है 8 से, यहाँ पर हम घटा नहीं सकते, तो हम यहाँ पर 1 ला के 18 और यहाँ से 9 घटाए तो क्या हो गया, ये 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा इस प्रकार से। 91, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91, मतलब कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो संख्याएं हैं वो संख्या कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगी। आप सभी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, है ना। क्या क्या मिलेंगे हम लोग को? देखिएगा, इतने प्रकार की संख्या हमें मिलेंगी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 37 भी होगा, 13 भी होगा, 11 भी होगा, 7 भी होगा और 3 भी होगा। और 3 कितना बार आया है? ध्यान से देखो तो 3 जो है कितना बार आ जाएगा? यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, मतलब 3 बार आया है ना। अब हम आंसर वहां पर ध्यान से देखते हैं, ढूंढते हैं हमारा आंसर क्या है करके। ये 3 कितना बार आया है? 3 आया है 3 बार, क्योंकि यहाँ 2 बार छुपा हुआ है, यहाँ है ना 1 बार हो गया, है ना, तो 3 बार हो गया। फिर यहाँ पर 7 आया है 1 बार, ठीक है, 11 आया है 1 बार, और ये जो है 13 आया है और 37 आया है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी संख्या होंगी, कितनी संख्याएं होंगी अभाज्य संख्या के रूप में, है ना। तो अभाज्य संख्या जो है गुणनखंडों की संख्या वह तो 3, 4, है ना, 3 और ये 4, 5, 6, 7 होगी, ठीक है। कितना होगा? 7 होगा। तो प्रश्न में थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा। प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न जो है निकाल के रखा हूं, ये भिन्न पूछा है ना। बिल्कुल आप जो है जाइएगा इंटरनेट से क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, सीटेट 2021 का। भिन्न अभाज्य गुणनखंड, भिन्न कहने का ये मतलब है कि 3 को और नहीं लिखना था। कहने का इसका सीधा अर्थ ये था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अर्थात अभाज्य संख्या कितनी है, ये प्रश्न था। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका आंसर है बच्चों। बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ सकते हो, है ना। कई बार जो है छोटे छोटे मिस्टेक से प्रश्न गलत हो जाते हैं और हम जो है उसके कारण से आंसर हम सही नहीं बता पाते, है ना। ठीक है, देखते हैं, है ना। तो ये मेरा मिस्टेक था, मैंने प्रश्न को पूरा नहीं लिखा था। ये यहाँ पर भिन्न अभाज्य गुणनखंड लिखना था, अर्थात जो रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं बताना था। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इस व्यंजक में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो व्यंजक दिख रहा है, इस व्यंजक में हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। वह कितना आएगा? शून्यों की संख्या का क्या मतलब होता है? अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने जीरोस पैदा होंगी, है ना। कितना लाख, कितना करोड़ बनेगा वो तो एक अलग मामला है ना। उसमें जीरोस कितना आएगा, जीरो की संख्या कितनी होंगी वो हमें पता करना है। क्या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब एक प्रश्न ये होगा मन में कि सर इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगी, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। देखिएगा, कुछ हम जोड़ी बनाएंगे इन संख्याओं का, गुणनखंड के रूप में करके भी आंसर बना सकते हैं हम लोग, और जिसमें जीरो हमें दिख जाए। देखिएगा 10 के पास 2 जीरो है पहले से, है ना, तो मैं इसको अलग ही कर देता हूँ। ये जो है 10 की घात 2 है, मतलब यहाँ 100 बनेगा, और 100 का किसी के साथ गुणा होगा तो चीज़ों में हमेशा 2 जीरो लेकर चलेगा, इंक्रीज करेगा। 100 गुणित 200 मतलब क्या जाएगा? 100 गुणित 200, सॉरी 100 गुणित 2 मतलब 200 करेगा, 100 गुणित 5 मतलब 500 करेगा। जिस संख्या के साथ भी ये गुणा हो जाएगा उसमें 2 जीरो लेके चलेगा, ये है ना। 100 गुणित 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से बात को समझिएगा। हम क्या करेंगे, इनको समझने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो हो गया, यहाँ 2 जीरो दिख ही रहे, मुझे और कॉम्बिनेशन बनाना है इन्हीं संख्याओं का, है ना। इस संख्या को यहाँ एक बार और लिख दे रहते हैं चीज़ों को समझने के लिए। 2 की घात 3 है, फिर क्या है, इसको भी मिटा कर रखता हूँ। 5 की घात क्या है? 4 है, फिर 4 की घात क्या है? 5 है, फिर क्या है? 10 की घात 2 है, और 6 की घात 3 है। 6 की घात कुछ भी कर लो कभी जीरो नहीं बनता, 2 की घात कुछ भी कर लो जीरो नहीं बनता, ये मुझे पता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ खास कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको समझने का प्रयास करना। 2 की घात 3 को रखो, मैं जोड़ी बना रहा हूं
5 चौक 20 होता है, हम जानते हैं ना, 5 चौक 20 होता है, इसकी घात 4 है, इसकी घात 5 है, एक 4 को बाहर फेंको तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 की घात 4 और 4 की घात भी 4, लेकिन एक 4 मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगा, उसको मैं बाहर रखता हूं। ठीक है, फिर देखिएगा जल्दी बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और 6 की घात 3 रहेगा, इसको भी हमने अलग कर लिया है। ठीक है, जितना जोड़ी बनेगा उसमें जो है जीरो की संख्या पता चल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 3 है 2 है, उसकी घात कितनी है, यहाँ बस 0 आएगा, है ना। ये 2 की घात क्या है 3 है। अब बताइए इसको मैं ऊपर लेके चलूँ 4 को, है ना, 5 चौक 20 लिख दूं और घात को ऊपर में लिख दूं तो 4 लिखा जाएगा घात, है ना। देखिए 2 संख्याओं का घात है, मतलब पूरे का घात लिखेंगे और ये 5 चौक 20 कर दूंगा मल्टीप्लाई करके। तो कभी भी 0 है और पावर लगा है, जितना पावर लगेगा उतनी संख्या में 0 पैदा होते हैं। अगर 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 की घात भी 5 बनेगा ही, वो 2 मल्टीप्लाई होता रहेगा। और कितना बार आप 0 लिखोगे, 5 बार लिखोगे। 4 है तो 4 बार लिखोगे इसको, मतलब 20 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 20, 4 बार 20 का गुणा करोगे, है ना। तो ये जो है 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है। 10 की घात 2, यहाँ पर 2 0 छुपा हुआ है, यहाँ 6, इसमें जो है कोई 0 नहीं है, इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें कोई 0 नहीं है, जबकि यहाँ 4 0 है और यहाँ पर कितना 0 है, 2 0 है। तो कुल 0 की संख्या हो जाएगी कितनी, 6। कितनी है, 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा जो भी आज हमने ये प्रश्न बनाया, जो आपको हमने सिखाने का प्रयास किया, वो आपको बखूबी समझ आया होगा। प्रयास करते रहें बेहतर सीखने का, बेहतर परफॉर्म करने के लिए। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए विद्यार्थियों। जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी, और ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपको हमेशा समस्या होगा। मैंने लोगों को देखा है 6 साल 7 साल 8 साल तैयारी करते रहते हैं और फिर भी गणित नहीं जानते। इसके पीछे रीज़न एक ही है कि वो गहन अध्ययन नहीं करते। गहन अध्ययन करने से सिद्धांत समझ आते हैं और प्रश्न चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्लास आपको कैसा लगा। आपके सुझाव के अनुसार से मैं आपका ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा और अपने जो शिक्षण तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता अगर मुझे महसूस होगी तो मैं जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन करूंगा। आप सभी जो है चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। लगातार मैं 7 सालों से इसी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ हायर मैथमेटिक्स में BSc MSc को, तो मेरे अंदर वो थोड़ा सा गुण है। इस कारण से मैं कभी कभी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको बोर नहीं होना है। जो आपके उपयोग की चीज़ें होंगी उसको आप अपने माइंड में रखेंगे, अपने नोट्स में रखेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो लगातार देखते रहें। जो चीज़ें आपको समझ आती हैं उसके लिए चीज़ें अच्छी बात है, आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को समझेंगे। आपका समय बचाना है आपको, और अपना जो है सिलेबस भी कवर करना है और कोशिश करना है अपने साइड से, और प्रश्न बनाते रहें, समझते रहें। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। इतना कहकर अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।